नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पहले कोविड टीके को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है और ज़ायकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में अब तक 57 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54%। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ओलंपिक पोडियम लक्ष्य योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने बड़ी सफलता की नींव रखी। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोजने का अभियान चलाया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा का सिलसिला जारी। जल भराव के कारण सड़क यातायात प्रभावित। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत। और दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज सबसे बड़ा त्योहार तिरुओणम मना रहे हैं। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDHCO ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन ज़ायकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDHCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है और विश्व की पहली DNA आधारित ज़ाइडस कैडिला की ज़ायकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ज़ायकोव डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और ये देश में ही विकसित दूसरा टीका है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 57 करोड़ 61 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 36,36,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 36,000 रोगी कोविड से ठीक हुए। अभी तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोविड के 34,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,61,340 है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 375 लोगों की मृत्यु की खबर है। कोविड से अभी तक 4,33,964 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 50 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। कल 17,21,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। गुजरात में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से खबर दी है कि कल 2,75,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। गुजरात में अब तक 4 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को कोविड के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार राज्य में अब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में 21% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। 10 लाख लोगों में से टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस बीच कल रविवार को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राज्य में टीकाकरण अभियान 1 दिन के लिए बंद रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
असम का स्वास्थ्य विभाग 25 अगस्त को कामरूप मेट्रो जिले के 1204 केंद्रों पर कोविड टीके लगाने का काम शुरू करेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने बताया कि गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस महीने के अंत तक कवर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि गुवाहाटी के लोग टेलीफोन नंबर 892901037776 पर मिस्ड कॉल करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिहार में कोविड के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भागलपुर, किशनगंज और मधेपुरा सहित 38 जिलों में से 32 में कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। राज्य में अब तक 7,15,000 से अधिक मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% से अधिक हो गई है। संक्रमण की दर घटकर 1% से भी कम रह गई है। बिहार में केवल 168 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बताया कि श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए। जनधन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, स्वामित्व हो, पोषण अभियान हो या मुद्रा लोन के द्वारा जो छोटे छोटे लोन मिलता है, महिला को ही अग्रस्थान मिला है। मुद्रा लोन में छोटे छोटे जो रेडी पटरी में बाकी छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों को भी लोन मिलता है, मगर उसमें ज्यादातर लोन पाने वाले महिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं सैन्य बलों में कमीशन्ड ऑफिसर भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति देश की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का अभियान है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य की उपलब्धियों की सराहना की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कार्यक्रम के दौरान 1,55,000 पात्र बालिकाओं के खातों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सहायता समूह, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा विभाग, उद्यमियों सहित अन्य क्षेत्रों की उन 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण के दौरान उत्कृष्ट कार्य किए। इस अवसर पर इन महिलाओं ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में बनाए गए विशेष मिशन शक्ति कक्षों का भी लोकार्पण किया गया। प्रदेश सरकार ने कल रक्षाबंधन के अवसर पर एक दिन के लिए राजकीय परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र और सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। हरिद्वार में भूतपूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम में आज श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की है। सीमा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सड़कें और पुल बनाए गए हैं जिनसे सीमा चौकियों तक आने जाने की सुविधा हो गई है।
भारतीय रेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले महीने से 3,500 बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देगा। इन लोगों को 3 वर्ष का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम उत्तर रेलवे करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका 3 चरण जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। 2,500 युवाओं को उत्तर रेलवे प्रशिक्षण देगा और 1,000 युवा विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी से अपनी 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री सोनोवाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद हैं। ये दोनों अजारा में पार्टी की एक रैली में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में अवंतीपोरा इलाके की नागबेन पहाड़ियों में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में आज सवेरे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी का सुराग मिलने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। छिपे आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए। ये खास इत्तला पर कि कुछ आतंकी पहाड़ी के इलाके में जंगल में अपनी हाइडआउट में छिपे हुए ऑपरेशन ये करा दिया गया। इस ऑपरेशन में आज 3 दहशतगर्द मारे गए। तीनों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है और उनकी पहचान का सिलसिला अभी जारी है। काफी बड़ी रफ्तार में उनसे असला, मिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है वो पकड़ा गया। जैश-ए-मोहम्मद मैंने बताया कि ये सभी तीनों के तीनों जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इस बीच इस वर्ष 2 जून को पुलवामा जिले में त्राल के भाजपा नेता और नगर पार्षद राकेश पंडित की हत्या करने वाले आतंकवादियों में से एक की पहचान वकील शाह के रूप में हुई है। अन्य 2 आतंकियों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुई दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कल महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक गाड़ी के पलट जाने से 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पहले कोविड टीके को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है और ज़ायकोव-डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में अब तक 57 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54%। युवा, कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ओलंपिक पोडियम लक्ष्य योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने बड़ी सफलता की नींव रखी। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोजने का अभियान चलाया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा का सिलसिला जारी। जल भराव के कारण सड़क यातायात प्रभावित। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 3रे चरण की शुरुआत और दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज सबसे बड़ा त्योहार तिरुओणम मना रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाया तथा डिस्कस थ्रो, गोल्फ और फेंसिंग स्पर्धाओं में हमारा प्रदर्शन जबरदस्त रहा। श्री ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का लक्ष्य अपनाना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से हमारी सफलता की नींव पड़ी। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने 18 खेल अकादमियों में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड बनाया है और भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोले हैं।
मुख्यमंत्री ने खेल में रुचि रखने वाले युवाओं से प्रदेश के टैलेंट सर्च अभियान में पंजीयन कराने की अपील की है। अब तक टैलेंट सर्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने आवेदन किया है। शारीरिक क्षमता और खेलों में प्रवीणता के आधार पर होनहार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से सुसज्जित 18 अकादमियों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा हो रही है। जल भराव के कारण सड़क यातायात बाधित हो रहा है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनमणि ने दिल्ली में कल भी भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आज जो दिल्ली में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है और जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वो 73 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ है। अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमालयन का जो स्टेट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व राजस्थान, इसमें 21 और 22 को रेनफॉल जारी रहेगा और 22 के बाद रिड्यूस होगा। दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज तिरुओणम मना रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये केरल के सबसे बड़े सांस्कृतिक त्योहार ओणम का पहला दिन है। आज तिरुवोणम है, जो ओणम का सबसे शुभ दिन है। ओणम राज्य का यह वार्षिक फसल उत्सव है। धर्मराजा महाबली की यात्रा का जश्न मनाते हैं। ओणम सभी केरलवासियों द्वारा मनाया जा रहा है। ये बहुतायत के मौसम का प्रतीक है, लेकिन इस बार ओणम कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में त्योहार मनाएंगे। ओणपोकलम, ओणकलिगल, ओणसद्या सभी अपने घर तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन ओणम की भावना जो आशा और समृद्धि का संचार कराते हैं, अपने पूर्ण महिमा में है, जो महामारी से मुक्त एक नए सवेरे और बेहतर भविष्य लाने की आशा कराते हैं। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लोगों को ओणम पर बधाई दी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल एड्रेस अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर
आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी। आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया। मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था। 1924 में उन्होंने वाइकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुंचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए। जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया। आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायत थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था। वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयंसेवक बने। सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया। ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो।
गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है शहनाई के साधक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को। शहनाई के स्वर कानों में पड़ते ही कलाकार के रूप में सबसे पहले एक ही नाम याद आता है और वो है शहनाई के साधक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का। आज 21 अगस्त है और पुण्यतिथि है शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। बिस्मिल्लाह साहब का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। खान साहब को संगीत विरासत में मिला था। उनके खानदान के लोग राग दरबारी बजाने में माहिर थे और उनके पिता बिहार के डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। महज 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायती से शहनाई बजाना सीखा। उनके चाचा विलायती विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई बजाया करते थे। खान साहब ने 14 साल की उम्र में पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में शहनाई बजाने का कार्यक्रम किया। इसके बाद जल्द ही वे पहली श्रेणी के शहनाई वादक बन गए। खान साहब के प्रशंसकों ने उन्हें दिल से प्यार किया। उनकी शहनाई साधना के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराते तिरंगे के साथ बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई ने भी आजाद भारत का स्वागत किया था। गौरव की बात यह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्वयं शहनाई वादन के लिए आमंत्रित किया था। यूं तो खान साहब ने दुनिया भर में शहनाई बजाई, लेकिन दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की उनकी हसरत पूरी न हो सकी और 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें सम्मान देने के लिए उनके साथ एक शहनाई भी दफन की गई। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शहनाई की धुनें हमारे दिलों में सदा गूंजती रहेंगी। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर पाकिस्तान के साथ 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह इस पूरे महीने जारी रहेंगे। इसी सिलसिले में लेह के आर्मी पब्लिक स्कूल में अंतर स्कूल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आभूषणों की अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। ये व्यवस्था इस वर्ष 16 जून से चरणबद्ध तरीके से देश भर के 256 जिलों में लागू की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए पहले कोविड टीके को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है और ज़ाइकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में अब तक 57 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.54% हुई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ओलंपिक पोडियम लक्ष्य योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने बड़ी सफलता की नींव रखी। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोजने का अभियान चलाया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से तेज वर्षा होने का सिलसिला जारी। जल भराव के कारण सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई।
और दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज सबसे बड़ा त्योहार तिरुओणम मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बधाई दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।